एवरीवन, आज हमारा सीटेट का जो सीडीपी है उसके लिए हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिसेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी है आपके अंदर। कमी इन द सेंस एक काम जो दूसरा इंसान कर सकता है, या तो आपके पास है ना कोई फिजिकली आपको गॉड ने फिजिकली आपके अंदर कोई कमी छोड़ी है, या फिर मेंटल एबिलिटीज थोड़ी कम दी है, जिससे है ना आप अपने जो डेली लाइफ के टास्क है जो दूसरे लोग बहुत आसानी से कर पा रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी है। ये तो वो टर्म है जो बहुत पहले डिफाइन की गई थी, लेकिन आजकल आपको पता है ना, आजकल हम उन्हें डिफरेंटली एबल्ड बुलाते हैं। ठीक है, डिसेबल्ड कोई नहीं होता है, डिफरेंटली एबल्ड है। अगर उनके पास किसी चीज की कमी है तो गॉड ने उन्हें दूसरे सेंस में ब्लेस किया है। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म था लर्निंग डिसेबिलिटी, ये किसने कॉइन किया था? सैमुअल किर्क ने। ठीक है, तो एक मार्क में सीटेट आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म किसने दिया था सबसे पहली बार? तो सैमुअल किर्क ने दिया था ये। अब हमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे वो है ये 5 टाइप के: डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया एंड डिस्पेसिया। तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है जब आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग में डिफिकल्टी आती है। डिसग्राफिया का मतलब होता है अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है। डिसकैल्कुलिया का मतलब होता है आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं। डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है आपकी जो मोटर स्किल्स है, किसी चीज़ को होल्ड करने की कैपेसिटी, अपनी बॉडी को मूव करने की कैपेसिटी, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हम डिस्प्रैक्सिया बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिसफेजिया। ठीक है, तो डिसफेजिया का मतलब होता है अगर आप लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम इनको डिटेल्स में देखेंगे। इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए और कौन सी चीज किससे यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसलेक्सिया देखेंगे। ये ना सबसे कॉमन है, बहुत कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगर आप छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि ऐसा इंसान जो है ना उसे रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, यानी कि वो जब लिखेगा तो सही से लिख नहीं पाएगा, बोलेगा सही से बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको है ना स्पेलिंग समझ ही नहीं आ रही होती है, उसको वर्ड समझ ही नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये मूवी देखी है तारे जमीन पर, तो उसमें जो ईशान अवस्थी होता है वो है ना कुछ वर्ड्स को हमेशा अलग ही लिखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ना डिसलेक्सिया है। और उसी मूवी में बताया जाता है ना कि अभिषेक बच्चन को भी डिसलेक्सिया था। बहुत सारे लोगों को होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो बहुत सारे नॉर्मल लोगों को ये हो सकता है। ठीक है, और ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जो चाइल्डहुड में आपको होता है, धीरे धीरे अगर आपको हेल्प मिलती जाए तो आप अपना डिसलेक्सिया से दूर निकल जाते हो। ठीक है, अब डिसलेक्सिया ना बहुत ही फेवरेट उनका है। सोचो उन्होंने सीटेट में उसे कैसे पूछा था। तो अभी जो 2021 वाला पेपर है उसमें ये क्वेश्चन उन्होंने ऐसे दिया कि ईशान जो है वो 61 को 16 लिखता है। ठीक है, और उसे है ना लेटर बी और डी में ना फर्क नहीं समझ आता है। यानी कि आपको पता है प्लस और मल्टीप्लाई का जो साइन होता है बहुत सारे लोग उनमें कंफ्यूज करते हैं। कुछ लोग है ना बी एंड डी लेटर में कंफ्यूज करते हैं, यानी कि जो सिमिलर लुकिंग वर्ड्स है उनको वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं: लर्न हेल्पलेसनेस, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिस्प्लेक्सिया। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो इसका आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया। उसके बाद आता है डिसग्राफिया। तो आपको पता है जब आप ग्राफ लेते हो तो ग्राफ को आप लिखते हो ना, उसको याद करने का ये तरीका है कि जो डिसग्राफिया है, जब भी डिसग्राफिया की बात हो रही हो तो ये राइटिंग डिसऑर्डर, जब आपको लिखने में दिक्कत आती है। ठीक है, ऐसे लोग ना स्पेलिंग सही से नहीं लिख पाते, मिक्स्ड अपर केस एंड लोअर केस लिखते हैं। यानी कि जब आपको पता है, जैसे आप किसी कंट्री का नाम लिखते हो तो आपको पता है कि जो उसका पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, लेकिन अगर ये लोग इंडिया लिख रहे होंगे तो ये आई भी स्मॉल कर देंगे। ये किसी का नाम लिख रहे होंगे, आपको पता है जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसमें भी है ना आपको पहला वर्ड जो है वो कैपिटल रखना होता है, तो ये उसमें भी क्या करेंगे? स्मॉल लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को देखो, ज्योमेट्री लिखा है तो ज्योमेट्री में कुछ वर्ड स्मॉल कर दिए हैं, कुछ लार्ज कर दिए हैं। आपको ऐसे करना होता है ना, आपको पता है जी जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सब वर्ड्स आपको स्मॉल करने होंगे। फिर जैसे किसी का नाम लिखा है उन्होंने, राहुल लिखा है, तो राहुल में भी क्या किया है? आर जो सबसे मतलब बड़ा होना चाहिए, आर को इन्होंने क्या कर दिया है? छोटा लिख दिया है, और बीच में एच को बड़ा लिख दिया है। ठीक है, तो उनको है ना नाम का यानी कि स्पेलिंग्स का ना सही से पता नहीं चलता है। तो डिसग्राफिया किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है? जब आपको लिखने में दिक्कत आती है, राइटिंग डिसऑर्डर है ये। उसके बाद आता है डिसकैल्कुलिया। तो डिसकैल्कुलिया होता है मैथमेटिकल डिसेबिलिटी। ऐसे इंसान को है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में दिक्कत आती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने की बात हो रही है, जैसे आप है ना सब्जी लेने गए, आपकी मम्मी ने बोला कि सब्जी लेके आनी है, आपने उसे पैसे दिए और उसने आपको बचे हुए पैसे वापस कर दिए। जब आपकी मम्मी ने आपसे हिसाब पूछा तो आप है ना उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं उनको ये भी नहीं पता, जैसे बस कंडक्टर ने उनको पैसे वापस किए, उनको पता ही नहीं कि कितने का टिकट आया, कितने उसे देने चाहिए थे, उसने सही दिए कि नहीं सही दिए। ठीक है, वो पैसे भी सही से नहीं गिन पाते। फिर अगर मैंने उन्हें चीजें दी कि इनको है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, ठीक है, तो वह ना किसी को कहीं भी रख देंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि किसको कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? डिसकैल्कुलिया। अब देखो इस वर्ड को ऐसे याद रखना, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट। कैलकुलेट हम क्या करते हैं? मैथ्स में हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो
यानी कि डिसकैलकुलिया की बात अगर हो रही है यानी कि मैथमेटिकल डिसेबिलिटी की बात हो रही है, आपको है ना मैथ सही से करना नहीं आ रहा, आपको काउंटिंग सही से नहीं आ रही, ठीक है, ये याद करने का तरीका है अगर आपको याद ना रहे। उसके बाद है ना सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, तो समीरा एक लड़की है, ठीक है, जब वो कुछ भी खरीदती है ना तो उसे यही नहीं पता होता कि शॉपकीपर को उसे कितने पैसे वापस देने चाहिए थे, या उसने ज़्यादा दे दिए या कम दे दिए, ठीक है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है, डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, ये एक मोटर स्किल डिसऑर्डर है। मोटर स्किल डिसऑर्डर का मतलब होता है आपकी जो मूवमेंट है, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल, हमारे पास दो टाइप की स्किल होती है, एक फाइन और एक होता है ग्रॉस, ठीक है। जब आप कोई बड़ी सी चीज बड़े वाली मोटर स्किल का यूज करके उठा रहे होते हैं उसको हम ग्रॉस बोलते हैं, और जब आप लिख रहे हैं बहुत ही अच्छे से, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको ना बहुत ही डिटेलिंग की इंट्रिकेशन की जरूरत है, उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। तो जब है ना ऐसी चीजें आप नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब आप डिस्प्रेक्सिया से जूझ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुअर बॉडी कोऑर्डिनेशन, ये लोग है ना सही से चल नहीं पाते हैं, गिर रहे होंगे, ठीक है, बैलेंस नहीं कर पाते खुद को, जैसे छोटे बच्चे को अगर आप देखते हैं छोटा बच्चा नहीं करता ऐसे 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 जा रहा होता है एकदम से गिर रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं उसे डिस्प्रेक्सिया है उस टाइम, तो क्योंकि उसकी बॉडी अभी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल दिया है शीना का, लैक ऑफ रिदम, ठीक है। तो शीना क्या करती है, जब वो डांस करती है अपने ग्रुप के साथ तो उसका बाकी ग्रुप अलग स्टेप्स कर रहा है, वो अलग स्टेप्स कर रही है, यानी कि या तो वो लेट हो जा रही है या वो जल्दी कर दे रही है, तो है ना प्रॉपर रिदम उसमें नहीं आ पा रहा, क्यों, क्योंकि वो डिस्प्रेक्सिया से जूझ रही है, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया का मतलब होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर का मतलब होता है जैसे आपको है ना, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आपको पता है अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हो उसमें ना लैंग्वेज आएगा, तो लैंग्वेज में ना हिंदी और इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आपको एक पैराग्राफ पढ़ना होगा और नीचे कुछ आंसर्स करने होंगे। तो कुछ लोग का तो है ना कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होता है, वो फटाक से क्वेश्चन देखेंगे, फटाक से आंसर कर देंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार पता नहीं क्या पूछा हुआ था, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या पूछा हुआ था, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन लैक करता है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जैसे वो कहना तो कुछ और चाहते हैं, हमेशा कुछ और ही कह देते हैं, ठीक है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो उनका पॉइंट क्या है वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सही से बोल नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं कि उन्हें क्या बोलना है, यानी कि सही से ना वो वर्ड्स ही अरेंज नहीं कर पाते हैं अपने माइंड में कि मुझे क्या स्टेटमेंट बोलना है, ठीक है। उसके बाद है ना ये दूसरों की बात भी नहीं समझ पाते, दूसरों की बात नहीं समझ पाते, जैसे कि सोचो उन्हें आपने कोई बात कही, आपका इंटेंशन अलग था, आपका कॉन्टेक्स्ट अलग था, आप कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन उस इंसान ने अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड किया, ठीक है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी हाई थी ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको पता है वो कहावत बोली जाती है ना कि आप है ना जो आप कह रहे हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कोई उससे क्या समझ रहा है उससे नहीं, ठीक है। उसके बाद है ना इनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, जैसे मैंने बताया ना ये लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे और इनको पता ही नहीं होगा, जैसे वो पूछेंगे कि इसका हिडन मीनिंग क्या है, इसका सिनोनियम क्या है, इसका एंटोनियम क्या है, वो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो उस वर्ड का सही मीनिंग ही नहीं जान पाते, ठीक है। तो इनके अंदर है ना कॉम्प्रिहेंड करने का लैक करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो ना एक बार में कोई बात सुनते हैं, सब समझ जाते हैं और सारी चीजें आंसर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है। और कुछ लोग क्या होते हैं उनको आप कितनी बार भी 10 बार भी समझा लो उनको समझ ही नहीं आ रहा होता, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको डिस्फेजिया की प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ से उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, तो जैसे कि ऋतिका एक लड़की है, जब भी टीचर क्लास में कुछ भी पढ़ाती है वो बार बार एक तो वर्ड्स भूल जाती है कि टीचर ने क्या बोला था क्या बोला था, ठीक है। जब भी उसे कोई बात समझाता है वो उसे समझ ही नहीं पाती है, तो उसे क्या प्रॉब्लम है, ADHD, OCD, डिस्पेजिया, डिसलेक्सिया। तो डिस्पेजिया, ठीक है, डिस्पेजिया से वो जूझ रही है, उसे कॉम्प्रिहेंड करना नहीं आ रहा है, चीज़ों को समझना नहीं आ रहा वाला है। उसके लिए CDP का टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब होता है सूत्र, ठीक है, यानी कि जब आप टीचिंग का प्रोसेस करते हो तो आप है ना कैसे कैसे पढ़ाते हो, कैसे कैसे एडवांस करते हो ना, कैसे जाते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं। नोन टू अननोन का मतलब होता है पहले आप बच्चों को जब भी आप कभी पढ़ाएंगे या जब आपको भी कभी पढ़ाया गया, तो ऐसा तो नहीं है ना सबसे पहले आपको रॉकेट साइंस पढ़ाना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाती है जिनके बारे में आपको कोई आइडिया है, ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा बहुत जानते हो, फिर उस कॉन्सेप्ट को लेके हम बहुत एडवांस जाते हैं और जो बात आप नहीं जानते थे उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम हमेशा कैसे जाते हैं, नॉन टू अननोन जाते हैं, जिस चीज़ को हम जानते थे उसकी तरफ से उसकी तरफ जाना जिसको हम नहीं जानते थे, ठीक है। उसके बाद आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सबसे पहले ना आप बच्चों को बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझाओगे ना, ठीक है, पहले हम बहुत छोटी बातें समझाते हैं, उसके बाद है ना उसकी जो जटिल बातें हैं वो सिखाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स जाते हैं, जैसे कि आप छोटे बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले ना आप उनको जोड़ना सिखाओगे, एडिशन सिखाओगे, सब्सट्रैक्शन सिखाओगे। सीधा ये तो नहीं है ना आप गए और आपने बोला आज हम है ना अलजेब्रा सॉल्व करना शुरू करेंगे, ना उनको एडिशन मालूम है ना उनको सब्सट्रैक्शन मालूम है, तो सीधा अलजेब्रा कैसे करा सकते हो उनको, ठीक है। या फिर आप उनको डेरिवेशन कैसे करा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम कैसे करा सकते हो। तो हम कैसे जाते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं।
अब आपको मैं बताती हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। तो वो है ना, आपको क्या कहेंगे कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में हम कैसे जाते हैं, तो वो लिख देंगे अननोन टू नोन, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ठीक है, सिर्फ इनको पलटेंगे वो और इसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको लगेगा हाँ पहले कॉम्प्लेक्स बात पता होनी चाहिए, फिर उसको हम तोड़ते तोड़ते सिंपल तक पहुंचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम कैसे जाते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। तो अगर आपने ना जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो उन्होंने है ना 4 स्टेजेस दिए हैं, उनमें से उन्होंने जो पहले रखा है जिस स्टेज को, ठीक है, वो है कॉन्क्रीट, और कॉन्क्रीट के बाद उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट को रखा है। और ये सच बात भी है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो सामने आपकी चीज़ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा स्क्वायर, और सामने मैंने आपके एक स्क्वायर रखा हुआ है और मैं आपको उसे इमेजिन करने को दे रही हूँ। और सोचो मैंने आपको सामने कोई शेप नहीं रख रखी और मैंने कहा जियोइड क्या शेप होती है, आपने कभी वो शेप सुनी नहीं थी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाने का मतलब होता है पहले हम उन चीज़ों के बारे में समझते हैं जो कॉन्क्रीट है, जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, और उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में जाते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, अगर आप है ना बीएड में आपने डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है ना, उन्होंने है ना ऐसी ऐसी बातें भी कह दी थी जो किसी के सामने थी। उनमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्क्रीट जो सामने है, प्रत्यक्ष है, जिसको प्रूव करके दिखा सकती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको मैं, मेरे माइंड में जरूर है वो बात, और वो बात शायद सही भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कोई और उसको नहीं छू सकता, कोई और उसको नहीं देख सकता। ठीक है, तो वो होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, होल टू पार्ट जाते हैं। जैसे मैंने आपको है ना, एक छोटे बच्चे को आपने गाड़ी दिलाई, ठीक है, तो उसने है ना पूरी की पूरी गाड़ी को देखा, पहले तो उसने मांगी कार, लेकिन आप देखते हो 3-4 दिन के बाद है ना वो उसे पूरी को खोल देता है। क्यों? क्योंकि उसको पार्ट्स में इंटरेस्ट होता है। तो वो देखता है कि इसके टायर्स क्या बने हुए हैं, इसमें सेल क्यों लगा हुआ है, इसमें गेट कैसे बना हुआ है, इसमें सीट कैसे लगी हुई है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए वो क्या करता है, सारे पार्ट्स खोल देता है। या फिर आपने बच्चे को एक पजल बना के दी थी, कंप्लीट बना के दी, उसने शेप को देखा, लेकिन उसने है ना धीरे धीरे वो सारे चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ दिया ये देखने के लिए कि कैसे बनी थी ये। ठीक है, तो होल टू पार्ट्स जाते हैं। सबसे पहले हमें ना पूरा दिखाते हैं, उसके बाद है ना धीरे 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 कि ये पूरी चीज़ तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, उसको हम बोलते हैं होल टू पार्ट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में, और क्या होता है पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। यानी कि पहले हमें ना बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल्स बता के फिर हम बताते हैं कि ये कौन सा रूल की हम बात कर रहे हैं। इंडक्टिव टू डिडक्टिव जाते हैं। इंडक्टिव का मतलब होता है आगमन से निगमन की तरफ जाते हैं। तो इंडक्टिव का मतलब है ना पहले बच्चे को इंड्यूस कर रहे हो, उसको बातें बता रहे हो। ठीक है, और डिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, आपने उसको बता दिया कि ये चीज है, अब बताओ ये कैसे हुई। ठीक है, तो इंडक्टिव टू डिडक्टिव जाते हैं। एनालिसिस टू सिंथेसिस जाते हैं। तो एनालिसिस टू सिंथेसिस जाने का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है कि आप है ना किसी एक सिचुएशन को देख रहे हो, ठीक है, और उसके बाद है ना आपने उस पूरे पार्ट्स को देख देख के एक नई चीज बना दी है। तो ये क्या होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस में, इसमें हम उल्टा करते हैं, पार्ट्स को जोड़ जोड़ के हम होल पे जा रहे होते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल टू रैशनल जा रहे होते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस से हम लॉजिक की तरफ जा रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जा रहे होते हैं। ठीक है, पहले आपको साइकोलॉजिकल बात समझाई जाएगी और फिर उसका लॉजिक क्या है ये सिखाया जाएगा। डेफिनेट टू इनडेफिनेट जा रहे होते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको लोअर लेवल की बातें सिखाई जाती है ना, हल्की बातें सिखाई जाती हैं, छोटा कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है जो आपके लिए समझना आसान हो। ठीक है, उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट पे जा रहे होते हैं जो आपको नहीं पता है, जो आपके लिए मुश्किल है। तो लोअर लेवल टू हायर लेवल जा रहे होते हैं, डेफिनेट टू इनडेफिनेट बोलते हैं। तो ये जो सारे मेथड मैंने आपको सिखाया, तो आपको कैसे याद रखने हैं ये, यहाँ पे वो कैसे कैसे इससे क्वेश्चन बना सकते, तो वो लिख देंगे अननोन टू नोन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नोन टू अननोन जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, होल टू पार्ट्स जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, इंडक्टिव टू डिडक्टिव जाते हैं, एनालिसिस से सिंथेसिस तक जाते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल टू रैशनल जाते हैं, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एंड डेफिनेट टू इनडेफिनेट। ये सारे मैक्सिम जब आपको पता होंगे तो आप है ना कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, सीटेट सीडीपी का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है टीचिंग मेथड। तो आपको पता है क्लास में ना आप वेरियस टीचिंग मेथड्स से पढ़ाते हो और पढ़े भी हो आज तक, तो कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होते हैं, उनको किस किस ने दिया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है ना यहाँ से बनता है कि ये टीचिंग मेथड किसने दिया है। तो बहुत सारे टीचिंग मेथड होते हैं, उनमें से पहला जो मेथड है वो है क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसको किसने दिया था, सुकरात ने दिया है जिसको। तो क्वेश्चन आंसर मेथड का मतलब है, सुकरात ऐसा मानते थे जब वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, वो क्या करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, फिर वो बच्चों को उसका आंसर ढूंढने देते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर मेथड दिया है सुकरात ने। उसके बाद आता है रोल प्ले मेथड, ये दिया है जेसी मोरेनो ने। तो रोल प्ले होता क्या है, जब है ना किसी कैरेक्टर को आप प्ले करते हैं, ठीक है, तो उनको लगता था कोई भी चीज है ना आप रोल प्ले करके बहुत अच्छा समझ सकते हो। जैसे कि सोचो आपको है ना एक पायलट बनना है, ठीक है, तो एक पायलट का रोल मैं अगर आपको दूं तो आपको पता चलेगा उसको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, उसको क्या क्या टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आप कैसे सीखोगे, रोल प्ले मेथड से सीखोगे। ठीक है, ये मेथड दिया है जेसी मोरेनो ने।
उसके बाद आता है सोशियोमेट्री मेथड। सोशियोमेट्री मेथड दिया है जैकोब एल मोरेनो ने, ठीक है। तो दो मोरेनो है, लेकिन रोल प्ले मेथड दिया है जेसी मोरेनो ने और सोशियोमेट्री मेथड दिया है जैकोब एल मोरेनो ने। उसके बाद है ना, अगर आप सबने बीएड किया है तो आपने ना माइक्रो टीचिंग सीखा है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है जब आप ना कंट्रोल इन्वायरमेंट में और बहुत ही लेस स्टूडेंट्स के साथ किसी चीज को कर रहे होते हो और एक टाइम पे ना आप एक स्किल पे ध्यान दे रहे होते हो, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, माइक्रो टीचिंग बुलाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग किसने दी है, डीडब्ल्यू एलन ने। उसके बाद आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, जो दिया है एएफ ऑसबर्न ने। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे आपको है ना एक प्रॉब्लम पोज की गई, आपको एक प्रॉब्लम बताई गई और आप है ना उस पर बैठ के सोच रहे हो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस आप सबके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे आप किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हो तो आप क्या करते हो, कभी कभी आप कहते हो ना कि मैं ना उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये दिया है एएफ ऑसबर्न ने। उसके बाद प्रोग्राम लर्निंग, बीएड में आपने है ना बीएफ स्किनर की थ्योरी भी पढ़ी है, तो इन्होंने जो टीचिंग मेथड डेवलप किया है वो क्या है, प्रोग्राम्ड लर्निंग, ठीक है। उसके बाद है ना आप सबने लेसन प्लान बनाए हैं अपने बीएड में, डीएलएड में, डाइट में, ठीक है। तो लेसन प्लान, तो 5 स्टेप लेसन प्लान जो है वो किसने बनाया, किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट, हर्बर्ट ने दिया है। इसलिए कभी कभी है ना हम इसको हर्बर्टियन लेसन प्लान भी कहते हैं, ठीक है। तो 5 स्टेप लेसन प्लान दिया है हर्बर्ट ने। उसके बाद प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग दिया है बीएफ स्किनर ने, लेकिन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दिया है नॉर्मन ए काउडर ने, ठीक है। आपको ये सारे नाम है ना याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से ना वो कोई भी नाम पूछ सकता है। मोस्टली है ना क्वेश्चन आंसर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड एएफ ऑसबर्न ने दिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विनेट का मेथड ये दिया है कार्ल्टन वॉशबर्न ने। बेसिक एजुकेशन, तो आप सबने है ना एक सब्जेक्ट अगर पढ़ा है तो गांधी जी है ना वो ऐसा मानते थे कि जैसे नई तालीम भी कहा जाता है। बेसिक एजुकेशन से उनका मतलब था कि हमें है ना स्टूडेंट को जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमें है ना उसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखा देनी चाहिए जिससे है ना वो अपना खुद का कोई काम शुरू कर पाए, पैसे भी कमा पाए, यानी कि वो है ना वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो इसको हमें ना बेसिक एजुकेशन कहते हैं और ये किसने दिए, गांधी जी ने दिए, महात्मा गांधी। उसके बाद आता है इमिटेशन मेथड, जो दिया है एल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। तो एल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया था, उन्होंने ना बोबो डॉल पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बच्चों को है ना एक बहुत ही वायलेंट मूवी दिखाई जिसमें ना बहुत ज्यादा मार पिटाई हो रही थी। उसके बाद उन्होंने बच्चों को है ना एक बोबो डॉल दी। आप सबने बोबो डॉल को देखा होगा। बोबो डॉल वो डॉल होती है जिसमें ना आप जिसको आप हिट करते हो और वो दोबारा से उसी पोजीशन पे आके खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि उन बच्चों को वो मूवी दिखाने के बाद जब उन्होंने बॉबी डॉल उनको दी, तो उन्होंने क्या किया, बॉबी डॉल के साथ बच्चों ने उसको बहुत मारा जैसा उन्होंने मूवी में देखा था। तो इससे उन्होंने क्या बताया कि बच्चे ना इमिटेशन से सीखते हैं, यानी कि किसी की नकल उतार कर वो सीखते हैं, किसी को देख के वो सीखते हैं, ठीक है। तो इमिटेशन मेथड दिया है एल्बर्ट बेंडूरा ने। उसके बाद आता है प्लेवे मेथड। तो आपको पता है प्लेवे मेथड दिया है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, ये उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। मॉन्टेसरी मेथड, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, ये दोनों है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेवे मेथड में क्या होता है, आपको पता है ना आजकल हम छोटे बच्चों को क्या करते हैं, प्लेवे स्कूल में भेजते हैं, ठीक है। तो प्लेवे स्कूल जहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी आया है किंडरगार्टन का, क्योंकि जो फ्रेडरिक फ्रोबेल थे वो एक नेचुरलिस्ट थे। वो मानते थे कि बच्चे है ना नेचर के साथ सबसे ज़्यादा सीखते हैं, और वो है ना स्कूल को इसलिए ना किंडरगार्टन की तरह मानते थे। उनको लगता था कि स्कूल जो है वो बागीचा होता है, ठीक है, बच्चों का बागीचा है और उस बागीचे का जो माली है वो टीचर है, ठीक है। टीचर जो है वो माली का रोल प्ले करता है, क्योंकि वो उनका ध्यान रखता है, उन बच्चों का ध्यान रखता है, उन्हें सिखाने में मदद करता है। और वो है ना नेचुरलिस्ट है। नेचुरलिस्ट हम उन लोगों को बुलाते हैं जो मानते हैं कि नेचर जो है वो बेस्ट टीचर है। मारिया मॉन्टेसरी भी जो थी वो भी नेचुरलिस्ट थी, वो भी यही मानती थी, ठीक है। और वो है ना कोलैबोरेटिव प्ले का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया था, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के थ्रू वो बच्चों को सिखाने में बिलीव करती थी। तो बहुत ही छोटे बच्चों की जो एजुकेशन होती है उनमें इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेडरिक फ्रोबेल, इन्होंने प्लेवे मेथड दिया है, और मॉन्टेसरी मेथड जो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। उसके बाद आता है डाल्टन मेथड। तो डाल्टन मेथड, इसको है ना लैब मेथड भी कहते हैं, ये हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया है। तो वो है ना इसमें है ना जॉन डाल्टन का नाम भी आपको दे देंगे, तो आपको लगेगा डाल्टन मेथड है, डाल्टन ने दिया होगा। जैसे मॉन्टेसरी मेथड जो है वो मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो डाल्टन मेथड है ये हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया है, मतलब इसका नाम डाल्टन मेथड क्यों, क्योंकि उन्होंने है ना ये यूएस के एक शहर का नाम डाल्टन है, वहां पर इनके ये लैब स्कूल हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम, इस मेथड का नाम डाल्टन मेथड है, ठीक है। तो अगर जॉन डाल्टन ऑप्शन में है तो वो आंसर नहीं है, हेलन पार्कहर्स्ट आंसर में। उसके बाद आता है इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड एक ऐसा मेथड होता है
जिसको है ना हम हिंदी में आगमन विधि कहते हैं। तो जिसमें हम क्या करते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं, यानी कि मैंने पहले आपको एक ऐसी बात बताई जो आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते थे, फिर हम उससे है ना उस बात की तरफ जाएंगे जिसको आप अभी नहीं जानते। फिर इसमें है ना पहले हम आपको एक हाइपोथेसिस देंगे, हाइपोथेसिस से आप रूल तक पहुंचेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगी, एग्जाम्पल से आप क्या करेंगे, रूल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड होता है, ये इंडक्टिव मेथड होता है, ये भी अरस्तु ने दिया है। उसके बाद डिडक्टिव मेथड, जिसको हम निगमन विधि कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ये भी अरस्तु ने दी है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अपोजिट होता है, इसमें पहले आपको रूल बता दिए जाते हैं, रूल से आपको एग्जाम्पल तक जाना होता है। ठीक है, डिड्यूस करना है आपको, कोई भी चीज है ना डिड्यूस करनी है, उस तक पहुंचना है कि कैसे हुई ये चीज। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर मेथड सोक्राट ने दिया है, इंडक्टिव मेथड अरिस्टोटल ने दिया है, डिडक्टिव मेथड भी अरस्तु ने दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। ये ना एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है और मोस्टली है ना इसमें प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, आपको ना रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और आपसे ना उनके बारे में सोल्यूशन ढूंढने के लिए बोला जाता है। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है जब है ना आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, उसके डिफरेंट सोल्यूशन जब आप इमेजिन करना शुरू करते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं, हाइपोथेसिस बुलाते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मेथड, जो W.H. किलपैट्रिक ने दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट मेथड जो है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड तरीका है। ठीक है, इसमें ना आप टीम वर्क सीखते हो। ठीक है, ग्रुप वर्क। प्रोजेक्ट क्या होता है, मोस्टली आपको जब भी अगर कभी स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता है या फिर ऑफिसेज में भी प्रोजेक्ट मिलते हैं या फिर आप जब टीचिंग मेथड करो तो वहाँ पे भी आपको कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं ना, तो इसमें है ना आप कोलैबोरेशन सीखते हो, दूसरों के साथ काम करना सीखते हो, आपके अंदर है ना पेशेंस डेवलप होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, तो आप है ना डिफरेंट एबिलिटीज के लोगों के साथ काम करना सीखते हो। उसके बाद आता है डिस्कवरी मेथड। ठीक है, तो डिस्कवरी मेथड होता क्या है, तो डिस्कवरी मेथड का मतलब होता है खोज करना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कवरी मेथड। ठीक है, इसके साथ ना हम किसी एक इंसान का नाम नहीं जोड़ सकते, इसलिए ना कुछ मेथड्स के कोई ये किसने दिया है ये नहीं बताया गया, क्यों, क्योंकि उनके बारे में ना हमें पर्टिकुलर एक इंसान को नहीं डेडिकेट कर सकते हम। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो मोस्टली अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं या फिर आप साइंस के टीचर हैं तो आपको पता होगा साइंस में ना बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस दे रहे होते हैं। ठीक है, तो साइंस की स्टडी के लिए ना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ है ना प्रेजेंट कर रहे हो और वो उसके थ्रू आप किसी को पढ़ा रहे हो। तो सोचो जैसे मुझे है ना बच्चों को बोन्स के बारे में पढ़ाना है, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में पढ़ाना है, तो मैं ना एक स्केलेटल सिस्टम लेके आऊंगी और बच्चों को वो दिखाऊंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही हूँ। उसके अलावा अगर मुझे फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स सिखाने हैं तो मैं एक फ्लावर को लेके आऊंगी और बताऊंगी कि पेटल्स क्या होते हैं, सेपल्स क्या होता है। तो ऐसे तरीका, बल्कि आप सोशल साइंस में भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर आप एक ग्लोब लेके आए हो तो आप क्या कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो ना। ठीक है, तो आप सोशल साइंस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को लिंक करते हैं साइंस एंड सोशल साइंस, क्योंकि वो भी एक टाइप से साइंस है ना। उसके बाद आता है एनालिसिस मेथड। तो एनालिसिस मेथड का मतलब क्या होता है, जिससे हम कंक्लूजन से पार्ट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, एनालाइज करना है आपको सिचुएशन को, आपको ना किसी बात का एंड बता दिए गए, अब आपको है ना ये पहुंचना है कि यहाँ तक आने के लिए क्या क्या चीजें हुई होंगी। ठीक है, तो आप जब है ना कंक्लूजन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की ये होने से पहले क्या क्या हुआ, सोचो एक जगह पे है ना एक प्रॉब्लम आ गई, एक स्कूल में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जब है ना आपको ये बताया, आपसे ये पूछा जाए कि ये प्रॉब्लम, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, तो जब आप है ना धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ेंगे, पार्ट्स तक पहुंचेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस कर रहे हो आप। उसके बाद आता है सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड एनालिसिस का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, आपको है ना डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है उनको जोड़ के अब होल बना देना है, यानी कि आप है ना कंप्लीट कर रहे हो किसी चीज को। जैसे मैंने आपको ना एक पजल के डिफरेंट डिफरेंट पीसेस दिए, आपने उन सबको जोड़ के एक पूरा पजल मुझे सॉल्व करके दिखा दिया, तो आपने क्या किया, कंबाइन पार्ट्स टू फॉर्म होल, आपने पूरी चीज बना दी है। तो ये क्या मेथड है, आपने कुछ नया कंस्ट्रक्ट किया है, सिंथेसिस मेथड है। उसकी बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, जिसमें ना आपको प्रॉब्लम्स दी जाती है और आप उनको सॉल्व करते हो। ये नॉर्मल एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, और कभी कभी है ना हम इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देते हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जैसे कि सोचिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है और हमने बच्चों से कहा कि आजकल है ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप कोई सोल्यूशन बता सकते हो। और सोचो बच्चे है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करने लगे और उन्होंने ना बहुत अच्छा सोल्यूशन कोई निकाल दिया, तो ये क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हुआ। उसके बाद आता है ड्रिल मेथड। ये ना बचपन से हम यूज करते हैं, तो इसमें है ना रिपीटेशन वर्क करता है। तो ड्रिल मेथड का मतलब होता है आपसे ना मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको है ना बार बार टीचर बोल रही है इसको करो करो करो, तो आप इसको ना रिपीट करते जा रहे हो, रिपीट करते जा रहे हो जब तक आप परफेक्टली वो क्वेश्चन सीख नहीं गए हो। तो ये क्या है, ड्रिल मेथड है। ठीक है, आजकल हम ड्रिल मेथड को इतना यूज नहीं करते हैं क्योंकि आजकल हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें रटवाना नहीं है। ठीक है, हमें तो ये देखना है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि सोचो मैं एक मैथ्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ लेकिन रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, तो कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। लेकिन ड्रिल मेथड होता क्या है आपको पता होना चाहिए, आज भी स्कूलों में बहुत यूज होता है।
और हमें भी यूज करना पड़ेगा। आप है ना इनको बार बार याद करोगे तभी आपको याद होगा ना। तो ये क्या है, ड्रिल मेथड है। कॉन्टिन्यूसली आप एक चीज को याद करते रहोगे जब तक आपको याद ना हो जाए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है वो AF ऑसबर्न ने दिया है, ठीक है। डिस्कशन मेथड क्या होता है, तो डिस्कशन मेथड का मतलब होता है जब है ना हम बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि अच्छा बताइए आपको क्या लग रहा है, ठीक है। तो कभी कभी हो रहा है ना फैमिली डिस्कशन चल रहा है या फिर टीचर्स के बीच में डिस्कशन चल रहा है, तो ये क्या होता है, जब आप है ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, अपने सजेशन देते हैं, सॉल्यूशंस बताते हैं, इससे क्या होता है आपके अंदर है ना पेशेंस डेवलप होते हैं, टॉलरेंस डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि सोचो आप एक ऐसे इंसान हो जो ना अपनी बात हमेशा कहता है लेकिन दूसरे की बात नहीं सुनता है, लेकिन अगर आपको डिस्कशन मेथड के थ्रू सिखाया जाए तो आप है ना समझोगे कि दूसरों की बात सुनना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ऐसा इंसान दे जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। उसके बाद आता है ट्यूटोरियल मेथड। तो ट्यूटोरियल कुछ नहीं होता है, ये इसे को है ना आप ट्यूशन की तरह समझ सकते हो। तो ट्यूटोरियल का मतलब है जैसे आपको है ना कोई चीज बनानी है और आपको पता नहीं कि वो कैसे करता है, तो आप है ना किसी वीडियो को देख के या फिर किसी इंसान को देख के अगर वो चीज सीख रहे हो तो ये क्या है, ट्यूटोरियल मेथड है। उसके बाद आता है टेक्स्ट बुक मेथड। तो टेक्स्ट बुक मेथड वो है जो आज भी हमारे स्कूल्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम है ना बुक्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं और बुक्स जो होती है ना वो साइकोलॉजिकली फ्रेम्ड है। अब साइकोलॉजिकली फ्रेम्ड होने का मतलब क्या है, साइकोलॉजिकली फ्रेम होने का मतलब ये है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक नर्सरी का बच्चा है और मैं उसको एक पूरी टेक्स्ट बुक दे दूंगी जिसमें ना सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। छोटे बच्चों को ना हम ऐसी किताब देते हैं जो है ना जिसमें पिक्चर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे है ना पिक्चर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, स्टोरीज ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आपको देखा है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा जो प्रिंट है बुक का वो छोटा होते जाता है, उसमें जो पिक्चर्स की क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली अब हमारा ब्रेन है ना वर्ड्स पढ़ने के लिए ज्यादा रेडी हो गया है। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे को मैं एक ऐसी मोटी सी बुक दे दूं जिसपे सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको नहीं पढ़ेगा, खोलना भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक जब भी बनाई जाती है वो एज के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है, बच्चे की साइकोलॉजी क्या है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। उसके बाद आता है लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड जिसको चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड है यानी कि बहुत सालों से चले आ रहा है, बहुत पुराना मेथड है और ये ना टीचर सेंटर्ड है। इसमें ना टीचर होती है ना, मतलब आपने देखा ना आज आप बोलते हो जब आप बड़े हो जाते हो आप बोलते हो आज मेरा लेक्चर है, ठीक है, मतलब तो उसमें क्या होता है आपके टीचर है ना आप सब सुन रहे होते हो, ठीक है, आप सब पैसिव लर्नर्स हो और टीचर आपकी बोल रही होती है। लेकिन इसके भी कुछ फायदे हैं। अब क्या फायदे हैं, अगर आप है ना बहुत सारा कोर्स एक बहुत शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कराना चाहते हो तो लेक्चर मेथड के थ्रू कर सकते हो। अब प्रोजेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन हम हर चीज पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन लेक्चर मेथड है ना मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर कर लेता है। उसके बाद लेक्चर मेथड चीप होने के साथ साथ क्या है, शॉर्ट स्पेन लगता है, इसमें ज्यादा इसमें पैसे भी नहीं लगाने पड़ते आपको। अगर मैं आपको है ना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाने लगूँ हर चीज, तो हर चीज का डायग्राम मेरे को बनवाना पड़ेगा, हर चीज का मॉडल मेरे को बनवाना पड़ेगा, ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन लेक्चर मेथड में क्या है कि टीचर की जो नॉलेज है वो आके उसे बताएगा, उसके थ्रू आपको वो बात समझा देगा। तो ट्रेडिशनल मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, बहुत ही चीप मेथड है, मतलब बहुत कम पैसे इसमें खर्च होते हैं। और उसके अलावा क्या है, बहुत ही शॉर्ट स्पेन में ना बहुत सारा कोर्स कवर हो जाता है आपका। उसके बाद आता है स्टोरी टेलिंग मेथड। तो आपको पता है आजकल तो हमारे पास टेक्स्ट बुक है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, लेकिन बहुत पुराने ज़माने की अगर मैं बात करूँ जब गुरुकुल का ज़माना हुआ करता था तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती। तो वो क्या करते थे, स्टोरी टेलिंग मेथड से सिखाए जाते। आज भी हम स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करते हैं लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन पहले ना स्टोरी टेलिंग मेथड सबके लिए ही यूज़ होते थे, इसलिए ये ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें आपका फोकस बढ़ता है। आप सोचो आप कोई बात है ना सिर्फ सुन ही सकते हो, वो बाद में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि आप है ना स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर उसको आप बाद में पढ़ लोगे, ऐसा ऑप्शन आपके पास होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपकी फोकस और इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, इससे मोरल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो कहानियां होती है वो मोरल डेवलपमेंट के थ्रू सिखाई जाती है। तो आपका मोरल डेवलपमेंट होता है, आपकी जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज होती है, आपकी जो सुनने की ताकत है वो इंक्रीज होती है, आपके पेशेंस डेवलप होते हैं, क्योंकि जब आप कोई बात सुन रहे होते हैं तो आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी ना, क्योंकि वो बाद में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, वो चीज़ है ना रिटर्न में आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। ये हमारे सारे मेथड्स थे। थैंक यू। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा।